मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम है जेसिका, उसका बॉयफ्रेंड कैलेब और जेसिका की दोस्त टेरेसा। ये तीनों ही लेक के किनारे मजे करने के लिए आए थे, लेकिन जेसिका घर के अंदर जाकर सो जाती है और टेरेसा और कैलेब अकेले ही लेक के किनारे एंजॉय करने लगते हैं। अब टेरेसा को भी जेसिका के बिना लोनली फील हो रहा था, इसलिए वो उसको बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। इस समय जेसिका घर के अंदर आराम से सो रही थी। तभी टेरेसा वहां पर आती है और जेसिका को उठने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद टेरेसा वहीं पर बैठकर एक हॉरर बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक से टेरेसा को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो सामने देखती है तो जेसिका जाग गई थी और उसी हॉरर बुक की लाइंस पढ़ रही थी। ये देखकर टेरेसा पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि जेसिका एग्जैक्ट वही शब्द कैसे बोल रही है जो किताब में लिखे हुए हैं, जबकि बुक तो मेरे पास है। इस समय जेसिका की आवाज कुछ बदली हुई भी लग रही थी, जैसे एक ही शरीर में से दो लोग बोल रहे हों। फिर टेरेसा जेसिका को मना करती है कि तुम मुझे डराना बंद करो, लेकिन जेसिका पलंग से नीचे गिर जाती है और उल्टियां करने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद जेसिका की सांसें बंद हो जाती है। तभी जब टेरेसा झुककर जेसिका की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है तो अचानक से जेसिका जाग जाती है और टेरेसा के बाल पकड़कर उसके सिर का मांस निकाल लेती है। दरअसल कुछ शैतानी शब्दों की वजह से गैंडेरियन डीमन जाग गया है और उसने जेसिका को पोजेस कर लिया है, यानी कि अब जेसिका डेडाइट बन चुकी है। फिर जैसे ही टेरेसा लड़खड़ाते हुए कैलेब के पास जाती है तो कैलेब देखता है कि जेसिका बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है। तभी देखते ही देखते जेसिका पानी में कूद जाती है, जिसके बाद कैलेब भी उसको बचाने के लिए पानी में ही कूद जाता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जेसिका के अंदर डीमन है। वो जैसे ही पानी के अंदर कूदता है तो जेसिका उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और देखते ही देखते पानी खून से लाल हो जाता है। तभी जेसिका भी एक खौफनाक तरीके से पानी से बाहर आती है और यही इस मूवी की शुरुआत है। दोस्तों, मूवी आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिले और आपको भी याद रहे कि आप हमारे चैनल के शुरुआती सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जेसिका, कैलेब और टेरेसा यहाँ पर क्यों आए और जेसिका डीमन कैसे बन गई। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है। लॉस एंजलिस के एक अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी, जिनके नाम है डैनी, बड़ी बहन ब्रिजिड और छोटी बहन कैसी। डैनी को म्यूजिक सुनना और नई नई चीजों के बारे में जानना बहुत ही पसंद है, जबकि उसकी बहन ब्रिजिट शांत, समझदार और अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। और रही बात कैसी की, तो उसे भूत प्रेत और शैतानी आत्माओं से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में जानना चाहती है। तभी हम देखते हैं जब एली नहाकर बाहर आती है तो दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। फिर एली दरवाजा खोलती है और आसपास देखने लगती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी एली की बहन बेथ उसके सामने आ जाती है और जानबूझकर उसको डरा देती है। फिर दोनों बहनें इतने समय के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। तभी एली बेथ को अंदर आने के लिए कहती है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करती है। आज बेथ उन सभी के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, लेकिन जब वो एली के हस्बैंड का तोहफा बाहर निकालती है तो सभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि असल में एली का हस्बैंड बहुत पहले ही उसे छोड़कर चला गया था और तब से ही एली अकेली अपने तीनों बच्चों को संभाल रही है। फिर एली अपने तीनों बच्चों को पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसको बेथ से अकेले में बात करनी थी। तभी बेथ एली से पूछती है कि तुमने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं। एली कहती है, मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया था, लेकिन तुमने कॉल ही नहीं उठाई। फिर बेथ एली से माफी मांगती है, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एली और उसके हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है। तभी देखते ही देखते बेथ के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन फिलहाल बेथ अपने दर्द के बारे में एली को नहीं बताती। तभी कुछ देर बाद बेथ वो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज सुनती है जब एली ने उसके पास कॉल की थी, और उसको सुनकर बेथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन के मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दे पाई। तभी हम देखते हैं जब डैनी, ब्रिजिट और कैसी पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से तेज भूकंप आ जाता है, जिसके कारण जमीन फटने लगती है और वो तीनों ही खुद की जान बचाने के लिए कार के पास बैठ जाते हैं। अब एली और बेथ को भी बच्चों की चिंता होने लगती है, लेकिन भूकंप की वजह से वो दोनों भी मजबूर थी। तभी कुछ देर बाद भूकंप रुक जाता है और कैसी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि भूकंप की वजह से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही गिर गए थे। तभी डैनी देखता है कि जमीन में एक
एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और फिर वो उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है। ब्रिजिट उसको मना करती है कि तुम अंदर मत जाओ, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर उस गड्ढे के अंदर जाने के बाद डैनी को तहखाने जैसी कोई जगह दिखाई देती है, जहां पर डैनी को एक बॉक्स भी मिलता है। फिर खोलने पर उस बॉक्स के अंदर एक तस्वीर थी जिसमें 10 प्रीस्ट एक साथ खड़े हुए थे और इसके अलावा डैनी को कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स यानी कि बड़ी बड़ी सीडी भी मिलती है जो काफी साल पुरानी है और कोई नहीं जानता कि इन सीडी के अंदर क्या है। फिर जब डैनी और अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति और हवा में लटके हुए काफी सारे क्रॉस के साइन भी मिलते हैं। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इनको किसी शैतानी ताकत को रोकने के लिए ही लगाया गया हो। तभी डैनी देखता है कि सामने कोई चीज एक बड़े से कपड़े से ढकी हुई है और उसको देखते ही डैनी को उत्सुकता होने लगती है कि उस कपड़े के नीचे क्या है। फिर वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देता है, लेकिन तभी उसके अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं और डैनी के आसपास उड़ने लगते हैं। फिर डैनी जैसे तैसे करके उन कीड़ों को भगा देता है, जिसके बाद उसकी नजर एक रहस्यमयी किताब पर पड़ती है। इस समय ब्रिजिट भी बार बार डैनी को बाहर आने के लिए बोल रही थी, इसलिए डैनी बाहर जाते समय उस किताब को भी अपने साथ ही ले जाता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नेक्रोनोमिकॉन की ये शैतानी किताब कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस समय उनकी माँ एली अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी गैब्रियल और मिस्टर होंडा से हेल्प मांगती है। फिर गैब्रियल तुरंत ही अपनी चाबी उठाता है और एली से कहता है चलो चलते हैं। लेकिन तभी डैनी, ब्रिजिट और कैसी लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। उन तीनों को देखते ही एली की जान में जान आ जाती है और फिर वो उन्हें समझाती है कि भूकंप में लिफ्ट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इस समय टीवी पर भी हर जगह भूकंप की ही खबरें आ रही थी, लेकिन डैनी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उस किताब को ही देखने में लगा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। फिर ब्रिजिट डैनी को मना करती है कि तुम्हें ये किताब यहाँ नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं मानता। वो किताब नुकीले दांतों से बंद की गई थी। फिर जब डैनी उसको खोलने की कोशिश करता है तो किताब के नुकीले दांत डैनी की उंगली पर लग जाते हैं और उसकी उंगली से खून बहने लगता है। फिर जैसे ही खून की कुछ बूंदें किताब के ऊपर गिरती है तो किताब वो सारा खून सोख लेती है और फिर उसके नुकीले दांत अपने आप ही खुल जाते हैं। ये सीन देखकर डैनी और ब्रिजिट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी डैनी देखता है कि उस किताब के अंदर बहुत डरावने और खौफनाक चित्र बने हुए हैं। एक डीमन लोगों को बेरहमी से मार रहा है और हर तरफ खून ही खून बिखरा है। ये देखकर डैनी और ब्रिजिट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद ब्रिजिट डैनी से कहती है कि हम कल ही ये किताब वापस उस गड्ढे में फेंक आएंगे और डैनी भी ब्रिजिट की ये बात मान लेता है। फिर जैसे ही ब्रिजिट वहां से जाती है, डैनी उस किताब को साइड में रख देता है और उस विनाइल रिकॉर्ड को प्लेयर में लगा देता है, जो कि उसे उस बॉक्स के अंदर से मिला था। दरअसल डैनी इस किताब का पूरा रहस्य जानना चाहता था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस किताब का रहस्य जानने का मतलब है मौत। फिर वो उस रिकॉर्ड को ग्रामोफोन में फिट कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक प्रीस्ट की आवाज आने लगती है और वो बताते हैं कि मेरा नाम है फादर मार्कस और आज हम लोग एक किताब के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसे कुछ समय पहले ही खोजा गया है। दरअसल ये ऑडियो उस समय रिकॉर्ड की गई थी जब लोगों को नेक्रोनोमिकॉन के 3 वॉल्यूम्स के बारे में पता चला था और उनमें से ही एक वॉल्यूम डैनी के पास है। मार्कस बताते हैं कि इस किताब को मांस के टुकड़ों से बनाया गया है और इसी वजह से इसके आगे शैतानी दांत लगे हुए हैं। अब जिस समय डैनी इस किताब के बारे में सुन रहा था तो ठीक उसी समय एली के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, क्योंकि शैतान बाहर आने के लिए बेताब था। फिर मार्कस किताब के बारे में बताते बताते उसके अंदर लिखे शैतानी वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गैंडेरियन डीमन जाग जाता है और तेजी से एली के अपार्टमेंट में आने लगता है, जैसे उसको कोई बुला रहा हो। अब डैनी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और प्लेयर को बीच में ही रोक देता है, लेकिन अब वो आवाज रुकने वाली नहीं थी। डैनी के रोकने के बाद भी वो प्लेयर चलता रहता है और तभी अचानक उस किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जब एली लिफ्ट से बाहर जा रही थी तो अचानक से वो डीमन उसको अंदर ही खींच लेता है और फिर वो लिफ्ट अपने आप ही चलने लगती है। अब एली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो जैसे तैसे खड़ी होती है और बाहर की तरफ झांकने लगती है, लेकिन तभी उसे लिफ्ट के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। फिर एली को वहां ढेर सारे शैतानों की आवाज सुनाई देती है
और वो आवाजें एली के कान को चीर रही थी। अब एली जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज ये सब बंद करो, लेकिन तभी डीमन एली को जोरदार थप्पड़ लगाता है और एली को तार में फंसाकर उसके हाथ पैर तोड़ देता है। तभी कुछ देर बाद एली ऊपर आ जाती है, लेकिन अब वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। अब बेथ और एली के तीनों बच्चे उसको बहुत ही गौर से देखते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एली के अंदर कोई शैतान आ गया हो। फिर एली अंडे फोड़कर उनको पकाने लगती है और बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगती है। ये देखकर बेथ और एली के तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर बेथ एली के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एली उसको कहती है ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और है, और कुछ भी हो जाए तुम मेरे बच्चों को कुछ भी मत होने देना। और ऐसा कहकर एली जमीन पर गिर जाती है और उसे बहुत तेज उल्टी भी होने लगती है। अब एली पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी, जिसके बाद बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल में ले जाने के बारे में तय करते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से उन्हें डर लग रहा था और भूकंप की वजह से सीढ़ियां भी टूटकर बिखर गई थी। अब वो सभी एली को अंदर ही लिटा देते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि एली मर चुकी है। फिर गैब्रियल एली की आंख बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें दोबारा से खुल जाती है। फिर जब गैब्रियल दोबारा से कोशिश करता है तो इस बार उसकी आंखें बंद रहती है, जिसके बाद गैब्रियल और मिस्टर होंडा वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी बेथ एली के पास बैठकर अपने मन की बातें बोलने लगती है, क्योंकि उसको अपनी बहन को खोने का बहुत ज्यादा दुख था। लेकिन तभी अचानक बेथ के फोन में से एली की आवाज आने लगती है, जिसमें वो बोल रही थी कि इस समय मैं जल रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तभी देखते ही देखते उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। फिर बेथ जब पीछे मुड़कर देखती है तो एली जाग चुकी थी और उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म भी था, जैसे किसी ने उसके शरीर में आग जला दी हो। अब डैनी और कैसी एली का चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद बेथ एली को बाथ टब में लिटा देती है ताकि उसका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन एली की गर्मी से बाथ टब का पानी भी उबलने लगता है। तभी देखते ही देखते एली ऊपर छत से चिपक जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। एली की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर कोई उसके पास खड़ा होता तो उसके कान के पर्दे ही फट जाते। फिर बेथ, डैनी, कैसी और ब्रिजिट फौरन वहां से भागने लगते हैं। एली भी उनका पीछा करते करते बाहर आ जाती है और लंगड़ा कर चलने लगती है, क्योंकि उसके दोनों हाथ पैर टूटे हुए थे। फिर वो लंगड़ाते हुए बेथ के पास आती है और उसके हाथ में कांच का टुकड़ा घुसेड़ देती है। तभी ब्रिजिट एली को रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाते हुए कहती है प्लीज ये सब मत करो। लेकिन अब एली का ध्यान बेथ से हटकर ब्रिजिट पर आ जाता है, इसलिए वो ब्रिजिट से कहती है अब तुम एकदम फ्री हो, जो चाहे वो करो, क्योंकि अब मैं पहले वाली एली नहीं हूँ। और इतना कहते ही एली अचानक से कूदकर ब्रिजिट के ऊपर चढ़ जाती है और फिर टैटू मशीन से उसके गाल को काटने लगती है। फिर एली अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर ब्रिजिट को चाटने की कोशिश करती है और कहती है तुम तो बहुत टेस्टी हो। लेकिन इतने में डैनी वहां पर आ जाता है और एली को कुर्सी से मारकर दूर गिरा देता है। अब तोड़फोड़ की आवाज सुनकर गैब्रियल और मिस्टर होंडा भी वहां पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ ब्रिजिट का बॉयफ्रेंड भी ऐन गलत मौके पर वहां पर टपक जाता है। अब एली उन सभी की तरफ उंगली करके सोचने लगती है कि पहले मैं किसको मार के खाऊं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा खाना है। तभी एली की नजर गैब्रियल पर पड़ती है, जिसके बाद वो गैब्रियल के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी एक आंख बाहर निकाल लेती है। अब ब्रिजिट का बॉयफ्रेंड ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी एली वो आंख उसके मुंह में थूक देती है और उसे भी मार डालती है। अब जल्दी से बेथ उन बच्चों को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर वो डोर व्यूअर से देखती है कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वहां जो सीन था उसको देखकर बेथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एली सभी को तड़पा तड़पा कर मार रही थी। तभी मिस्टर होंडा अपनी गन लेकर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए थे कि गोली से इंसान मरते हैं, शैतान नहीं। एली गोली लगने के बाद भी हंसती रहती है और होंडा को भी मार डालती है। अब वो कुछ भी करके घर के अंदर आना चाहती थी, लेकिन बेथ जंजीर से दरवाजे को बांध देती है। तभी ब्रिजिट और डैनी आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये सब डैनी की उस किताब की वजह से हुआ था और ब्रिजिट ने उसको बहुत रोका था कि तुम ये किताब मत लाओ, लेकिन वो नहीं माना। फिर बेथ बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाती है, जिसके बाद डैनी बेथ को वो किताब और प्लेयर दिखाता है जिसमें फादर मार्कस के वो शैतानी मंत्र रिकॉर्ड थे। अब कुछ देर के लिए घर में शांति हो जाती है, क्योंकि एली इस समय घर से बाहर थी। तभी कैसी ब्रिजिट से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो,
लेकिन ब्रिजिट उसको कोई भी जवाब नहीं देती और किचन में जाकर अपने घाव को देखने लगती है। तभी कैसी को किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आने लगती है और ये गाना कोई और नहीं बल्कि एली गा रही थी। दूसरी तरफ ब्रिजिट जब अपना घाव देख रही थी तो अचानक से किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और किताब एक ऐसे पन्ने पर आकर रुक जाती है जिसमें इंसान के पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। तभी देखते ही देखते ब्रिजिट की नाक और आंख से खून बहने लगता है और उसे भी अजीब सी उल्टी होने लगती है जैसे उसके अंदर जहर हो। फिर ब्रिजिट बार बार पानी पीने लगती है ताकि यह खून रुक जाए, लेकिन खून रुकने की बजाय उसे और तेज उल्टी हो जाती है और फिर उसके मुंह में से ढेर सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ एली कैसी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो कैसी से कहती है कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और अब हम एक साथ रहेंगे, लेकिन कैसी तो चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरी मम्मी नहीं हो, इसलिए चली जाओ यहाँ से। लेकिन एली उसको अपनी बातों में फंसा ही लेती है और कहती है जल्दी से दरवाजा खोलो और अपनी मम्मी को अंदर आने दो। अब कैसी भी भावुक होकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी एली अपना हाथ अंदर करके उसका गला पकड़ लेती है। तभी बेथ और डैनी कैसी की आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं, जिसके बाद बेथ एली के हाथ को धक्का देकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर कैसी बेथ से माफी मांगती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे वो दरवाजा खोल दिया था। फिर डैनी भी फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी कैसी उसको समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बेथ को किचन में कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो किचन में जाकर देखती है तो ब्रिजिट का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो कांच का ग्लास खा रही थी। अब उसको देखकर बेथ समझ जाती है कि ब्रिजिट भी पोजेस हो गई है, जिसके बाद वो फौरन वहां से भागती है। लेकिन तभी ब्रिजिट बेथ का पैर पकड़ लेती है और ग्रेटर से उसका पैर छील डालती है। लेकिन बेथ ब्रिजिट पर हमला करके जैसे तैसे वहां से भाग जाती है, लेकिन ब्रिजिट भी बेथ के पीछे पीछे ही आ जाती है। तभी उसकी नजर कैसी पर पड़ती है जो हाथ में अपनी बनाई हुई डॉल लिए हुए थी। तभी ब्रिजिट कैसी को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी कैसी अपनी डॉल आगे कर देती है, जिसके बाद उसका नुकीला सिरा ब्रिजिट के मुंह में घुस जाता है और ब्रिजिट जमीन पर गिर जाती है। अब उसके मुंह से ढेर सारा खून बहने लगता है और ये देखकर कैसी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी बहन को मार दिया। लेकिन तभी बेथ कैसी को समझाती है और शांत रहने के लिए कहती है। अब डैनी ब्रिजिट को एक कपड़े से बांधकर उसको बिस्तर पर लिटा देता है ताकि वो दोबारा से ना उठे, जिसके बाद बेथ डैनी के म्यूजिक रूम में चली जाती है। लेकिन तभी बेथ कैसी को समझाती है और शांत रहने के लिए कहती है। अब डैनी ब्रिजिट को एक कपड़े से बांधकर उसको बिस्तर पर लिटा देता है ताकि वो दोबारा से ना उठे, जिसके बाद बेथ डैनी के म्यूजिक रूम में चली जाती है और फादर के उस ऑडियो को बहुत ही गौर से सुनने लगती है ताकि उसे शैतानी शब्दों और मंत्रों के बारे में पता चल सके। तभी डैनी और कैसी देखते हैं कि इस समय एली बाहर नहीं है और फिर उन्हें छत पर लगे वेंट्स में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उन वेंट्स के जरिए घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब डैनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि अगर एली अंदर आ गई तो वो सभी को ही मार डालेगी। लेकिन तभी अचानक ब्रिजिट जाग जाती है और डैनी पर हमला कर देती है। लेकिन डैनी तो अपने हाथ में खंजर लिए खड़ा था जो सीधा ब्रिजिट के पेट में घुसा देता है। फिर ब्रिजिट अपने पेट में से वो खंजर निकालती है और डैनी के हाथ में घुसेड़ देती है। फिर देखते ही देखते वो डैनी के मुंह पर खून की उल्टी करने लगती है। लेकिन डैनी तो एक गैस स्प्रे का इस्तेमाल करके ब्रिजिट की बॉडी पर आग लगा देता है। लेकिन ब्रिजिट डैनी के पेट में वो खंजर घुसेड़ देती है और उसको जान से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि एली भी बेथ को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी बेथ एली के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देती है। अब बेथ को लग रहा था कि इससे एली मर जाएगी, लेकिन अगले ही पल एली बेथ को जोर से धक्का देती है और उसको दरवाजे से बाहर फेंक देती है। इस समय कैसी टेबल के नीचे से ये सब कुछ देख रही थी। फिर एली बेथ को तड़पा तड़पा कर मारने लगती है, लेकिन तभी कैसी बेथ की तरफ एक कैंची फेंकती है, जिसके बाद बेथ उस कैंची को एली की नाक में घुसेड़ देती है और वहां से भाग जाती है। फिर बाहर जाकर बेथ इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो और कैसी वहां से भाग सके। लेकिन कुछ ही देर बाद एली अपने चेहरे पर से वो कैंची हटाकर बाहर आ जाती है। फिर बेथ भी एली को देखते ही पास में पड़ी हुई गन उठा लेती है। लेकिन तभी एली रोते हुए कैसी से कहती है, देखो बेटा, ये तुम्हारी माँ को मार रही है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन बेथ तो बिना किसी की परवाह किए उसके हाथ पर गोली चला देती है। लेकिन तभी मिस्टर होंडा
बेथ का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये मेरी गन है, लाओ मुझे वापस दो। दरअसल मिस्टर होंडा भी पोजेस हो चुके थे। अब सभी मरे हुए लोग एक एक करके जाग जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी लिफ्ट के चारों तरफ से खून अंदर आने लगता है। दरअसल एली ने अब डैनी और ब्रिजिट को भी अपने अंदर ही जोड़ लिया था, जिससे वो तीनों अब एक हो गए थे। अब लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी, खून बढ़ता ही जा रहा था। फिर बेथ कैसी को अपनी गोद में उठा लेती है ताकि वो खून में डूब ना जाए और ऊपर से लिफ्ट का ढक्कन भी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डेडाइटस लिफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब तक बेथ और कैसी खून में पूरी तरह से डूब गए थे, जिसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही खून की नदी बहने लगती है और खून से सने हुए बेथ और कैसी बाहर आ जाते हैं। तभी बेथ को सामने का दरवाजा खुला दिख जाता है, जिसके बाद बेथ और कैसी बाहर चले जाते हैं और कार लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी कार एक क्रैक में फंस जाती है। तभी देखते ही देखते एली बहुत तेजी से कार के करीब आ जाती है, लेकिन जब वो कार के अंदर झांक कर देखती है तो वहां पर उसको कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि बेथ और कैसी कार के बाहर छुपे हुए थे। फिर बेथ और कैसी हिम्मत करके इलेक्ट्रिक चैनल के उस पार चले जाते हैं ताकि एली उन्हें पकड़ ना पाए, लेकिन तभी एली कैसी का पैर पकड़कर उसको अपने पास घसीट लेती है। फिर बेथ जल्दी से जाली तोड़ती है और बंदूक उठाकर एली को शूट कर देती है, जिसके कारण कैसी की जान बच जाती है। लेकिन अब एली का निशाना कैसी नहीं बल्कि बेथ थी, जिसके बाद वो बेथ को पकड़कर ग्राइंडिंग मशीन में पीसने की कोशिश करती है। अब बेथ भी चेन सा की हेल्प से एली को मारने के बारे में सोचती है, लेकिन वो चेन सा उठा पाती इससे पहले ही एली उसको खींच लेती है। तभी कैसी देखती है कि डीमन बेथ को ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल रहे हैं, जिसके बाद वो जल्दी से उस मशीन को बंद कर देती है। तभी मौका मिलते ही बेथ धीरे से अपनी सा उठा लेती है और जब एली बेथ की तरफ आने लगती है तो मशीन के सामने आते ही बेथ चिल्लाते हुए कहती है मशीन को चालू कर दो, जिसके बाद बेथ सा की हेल्प से उस डीमन को ग्राइंडिंग मशीन के अंदर घुसेड़ देती है। फिर ब्रिजिट और डैनी एक एक करके उसमें पिस जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ एली ही बचती है। अब एली फिर से एक बार रोने का नाटक करती है और कहती है मेरी प्यारी बहन मुझे मत मारो, लेकिन बेथ तो सा को एली के सिर में ही घुसेड़ देती है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। लेकिन एली की गर्दन अलग होने के बाद भी वो बोलना बंद नहीं करती, जिसके बाद बेथ ना चाहते हुए भी उसकी गर्दन को भी ग्राइंडिंग मशीन में डाल देती है और इस तरह से उन सभी का अंत हो जाता है। फिर बेथ कैसी के पास आकर उसे उठाती है और उसको गले से लगा लेती है। इस लड़ाई में बेथ और कैसी ने बहुत दर्द झेले, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये दोनों जिंदा बच गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन उस लिफ्ट से एक और शख्स नीचे आता है और ये कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जो उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहा करती थी। फिर जेसिका नीचे आकर अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे पिक करने के लिए बुला लेती है, लेकिन तभी जेसिका देखती है कि उसके सामने खून ही खून पड़ा है। लेकिन अगले ही पल वो डिमोन बेसमेंट में आकर जेसिका की बॉडी में घुस जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मूवी की शुरुआत में हमने जब जेसिका को देखा था वो ऐसी क्यों बन गई। अब एक बात तो साफ है कि इस डीमन का कोई भी अंत नहीं है। लोग शरीर को तो मिटा सकते हैं लेकिन शैतान को नहीं, और इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।